India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has पिछले 10 सालों में एक स्लीपिंग जायंट यानी इंडिया फाइनली वर्ल्ड स्टेज पर जाग चुका है। India has stepped on the world stage. 2015 में इंडिया की जीडीपी अराउंड $2.1 ट्रिलियन थी और अब 2025 तक ये लगभग 4.2 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। इस ग्रोथ के साथ इंडिया जापान को ओवरटेक करके दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 2 से 3 सालों में इंडिया के पास चांस है जर्मनी को भी क्रॉस करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। पर ये सिर्फ हेडलाइन नंबर्स हैं, ये पूरी स्टोरी नहीं बताते। इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी का असली पिक्चर काफी ज्यादा न्यूआंस्ड है, कहीं सरप्राइजिंग, कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी और काफी जगह मिसलीडिंग भी है। अब अगर आप इन्वेस्टर हो तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इसी रियलिटी पर डिपेंड करते हैं, हेडलाइंस पर नहीं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डेकेड की जिसने इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप किया। हम देखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के विंस और साथ के साथ चैलेंजेस भी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका मतलब आपके लिए क्या है एज एन इन्वेस्टर। उसके बाद हम एक स्टेप आगे जाकर ये एनालाइज करेंगे कि क्या इंडिया की ग्रोथ अगले 10 सालों तक सस्टेन हो सकती है या फिर एक वन टाइम एक्सेप्शनल फेज है। चलिए डेटा से देखते हैं कि 2015 और आज के इंडिया के बीच के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस किया। आपके स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा। यहां आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया के मेजर इकोनॉमिक मैट्रिक्स कैसे बदले हैं। 2015 में इंडिया की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन थी। आज ये ऑलमोस्ट डबल होके $4.2 ट्रिलियन हो चुकी है। उस टाइम जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% थी और आज भी वो ग्रोथ स्ट्रांग है, अराउंड 8% के आसपास के साथ। जीडीपी पर कैपिटा भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। 2015 में अराउंड $1,600 थी और आज लगभग $2,900 के आसपास पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन की पिक्चर भी बेटर हुई है। 2015 में इंडिया की इन्फ्लेशन 5.9% ईयर ऑन ईयर थी, जो अब 2.8% के आसपास आ चुकी है। इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पर भी देखने को मिलता है। रेपो रेट जो 2015 में 6.75% थी, वो आज 5.25% पर है। पर हाँ, फिजिकल डेफिसिट 3.87 से बढ़कर 4.8% ऑफ जीडीपी हो गया है। फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट डबल होके $352 बिलियन से $687 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। स्टॉक मार्केट ने भी मैसिव एक्सपेंशन देखा है। बीएसई का मार्केट कैप 75 लाख करोड़ से बढ़कर 467 लाख करोड़ का हो चुका है, लगभग 6x जंप। करेंसी साइड पर इंडिया रुपी 66 रुपीस पर डॉलर से वीकन होके अराउंड 91 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% से इंप्रूव होके 4.7% पर आ चुकी है। ओवरऑल 2-3 पैरामीटर्स को छोड़कर इंडिया की इकोनॉमी पिछले 10 सालों में क्लियरली इंप्रूव हुई है। ये अच्छी खबर है, लेकिन सवाल ये है इस ग्रोथ के पीछे एक्चुअल ड्राइवर्स क्या रहे हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे इस ग्रोथ के मेजर फैक्टर्स क्या रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पहला ड्राइवर है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। FY25 में डोमेस्टिक डिमांड का शेयर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का 60% से ज्यादा हो चुका है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। 2025 में इंडिया की मीडियन एज 29.8 ईयर्स रही, जो ग्लोबल एवरेज 30.5 से कम है। इसके साथ ही इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा वर्किंग एज ग्रुप में है। ये यूथ अपनी स्पेंडिंग के थ्रू डिमांड को ड्राइव करता है, जैसे हाउसिंग, कंज्यूमर और डिस्क्रिशनरी आइटम्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल और बाकी एक्सपेंसेस पर खर्चा करके। इसके साथ इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ होती है, जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट को ट्रिगर करती है। साथ ही ये यंग पॉपुलेशन इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल भी प्रोवाइड करती है। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का दूसरा ड्राइवर है स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर। इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, ITITS, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और टेलीकॉम जैसे सेगमेंट्स हैं। FY25 में सर्विसेज सेक्टर ने इंडिया की टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA में 55.3% कंट्रीब्यूट किया। इंडियन एक्सपोर्ट्स में सर्विस सेक्टर का भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। FY25 में सर्विसेज का शेयर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 47% रहा,
जो FY24 में 44% था। द थर्ड फैक्टर इज इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम। इससे इंडिया की इकोनॉमी में एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ी है और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा है और FY30 तक इसका शेयर ग्रॉस वैल्यू एडेड का अराउंड 20% होने का एस्टिमेट है। यूपीआई की पॉपुलैरिटी और डीपर इंटरनेट पेनिट्रेशन ने डिजिटल वे ऑफ वर्किंग को काफ़ी एक्सेलरेट किया है। 2016 से 2024 के बीच यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 708 करोड़ से बढ़कर 23.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं और मार्च 2014 से जून 2024 के बीच इंटरनेट कनेक्शंस 25 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हो गए, यानी लगभग 286% का जंप। ऑफ कोर्स इंडिया के टेक स्टार्टअप्स का भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अब टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग के साथ इंटीग्रेट करके इन स्टार्टअप्स ने इंडिया की टेक ट्रांसफॉर्मेशन को फास्ट ट्रैक किया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर की, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। पिछले 10 सालों में इंडिया ने काफ़ी लैंडमार्क रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर पुश किया है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स रहे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और आईबीसी, बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप, जनधन, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कॉम्बो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, पीएलआई स्कीम्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स पुश, इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, न्यू लेबर कोड्स और रिसेंटली न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करना और इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ करना। इन रिफॉर्म्स ने कॉम्प्लेक्सिटी कम की, एफिशिएंसी इंप्रूव की और इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल को अनलॉक किया है। फिफ्थ ड्राइवर है लो इन्फ्लेशन। पिछले एक डेकेड में इंडिया के रिटेल या सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन मोस्टली लोअर सिंगल डिजिट्स में रही है, जबकि 2008 से 2014 के बीच ये हायर सिंगल डिजिट्स में थी। अब इसका फायदा ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली लो रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिला। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, काफी चैलेंजेस भी हैं, उन्हें हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर काफी वीक स्पॉट्स भी हैं जो टाइम पर एड्रेस नहीं हुए तो ग्रोथ को डिरेल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये चैलेंजेस कौन से हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है हाई इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। इंडियन इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन इसका बेनिफिट ज्यादातर वेल्दी सेक्शन को मिला है। एवरेज सिटीजन्स को उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया के रिचेस्ट 10% के पास टोटल इनकम का 58% है, जो 2021 में 57% था। सिर्फ टॉप 1% ही 22.6% इनकम पॉकेट करते हैं, जो ब्रिटिश रूल एंड होने के बाद सबसे ज्यादा है। अब अगर हम इस नंबर को यूएस और चाइना से कंपेयर करते हैं तो यूएस में टॉप 10% के पास लगभग 47% इनकम है और चाइना में 41%। टॉप 1% की बात करें तो यूएस में 20% और चाइना में 15%। यानी इनइक्वालिटी का इशू इंडिया में काफी ज्यादा शार्प है। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सेकंड मेजर चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिलेटिवली वीक कंट्रीब्यूशन। वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर पिछले 20 सालों में 16% से गिरकर 13% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिपेंडेंसी कम करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है और एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या पीएलआई स्कीम्स। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि 2047 तक मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी का लगभग 25% तक पहुंच सकता है। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का थर्ड चैलेंज है लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन। पिछले 10 सालों में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है और अक्टूबर 2025 तक ये 5.2% पर आ गया है। लेकिन 2019 के बाद से इंडिया की प्रोडक्टिविटी लगभग स्टैग्नेंट रही है और अगर प्रोडक्टिविटी में फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो इंडिया मिडिल इनकम कंट्री ही बन के रह जाएगी। साथ ही वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी 50% से नीचे है और इसका मतलब है कि एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मिस होना। नेक्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न है बेसिक कम्युनिटीज। एक तरफ इंडिया ग्लोबल स्टेज पर इमर्जिंग पावर बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे बेसिक्स में भी गैप्स हैं। अकॉर्डिंग टू water.org, इंडिया के 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 34 करोड़ लोगों को क्लीन वाटर एक्सेस नहीं है और 54 करोड़ लोगों को सेफ टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं मिलती। हेल्थ केयर एक्सेस भी काफ़ी अनइवन है। ओवरऑल इंडिया का डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो 1 डॉक्टर फॉर एवरी 811 है,
जो WHO के 1 for every 1000 बेंचमार्क से बेटर तो है, लेकिन ये डेंसिटी सब जगह इक्वल नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड इस मामले में काफी पीछे है। एयर पोल्यूशन भी एक मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट बन चुका है और दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज सब इंडिया में ही हैं। एजुकेशन फ्रंट पर ASCR 2024 रिपोर्ट इंप्रूवमेंट दिखाती है, लेकिन नंबर्स अभी भी कंसर्निंग है। क्लास 5th के सिर्फ 44.8% बच्चे क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट रीड कर पाते हैं। क्लास 8 स्टूडेंट्स में बेसिक अरिथमेटिक परफॉर्मेंस 2024 में 45.8% रही, जो लगभग 2018 के लेवल के आसपास ही है। यानी ग्रोथ के साथ साथ बेसिक फाउंडेशंस पर काम करना अभी भी जरूरी है। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का मेजर फाइनल कंसर्न है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए PM गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और हैवी इंफ्रा कैपेक्स जैसे प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिर भी इनको फुली फिक्स होने में टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप लगभग 21.5 लाख करोड़ का है। वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2050 तक $2.4 ट्रिलियन और 2070 तक $10.9 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि पॉपुलेशन की नीड्स प्रॉपर्ली मीट हो सके। यानी इंडियन इकोनॉमी एक लेवल पर प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी अनइवन है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमिक एक साथ एक स्पीड पे मूव नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आगे इंडिया की ग्रोथ कैसे रह सकती है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इंडिया ने अपने लिए एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। इसके लिए इंडिया को ऑन एवरेज 7.8% पर एनम की ग्रोथ मेंटेन करनी होगी। इससे फ्यूचर की ग्रोथ विजिबिलिटी मिलती है, लेकिन ये गोल अचीव करना इजी नहीं होगा, चाहे इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें काफ़ी बार जीडीपी ग्रोथ इस लेवल से नीचे रही है। तो अगले 10 सालों में और अल्टीमेटली 2047 तक ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने के लिए इंडिया को 4 चीज़ें करनी होंगी। पहला, अपने ग्रोथ ड्राइवर्स को कंटिन्यूसली स्ट्रांग रखना होगा। दूसरा, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को एक्टिवली एड्रेस करना होगा। तीसरा, आज के हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सीज करना होगा। और चौथा, फ्यूचर के पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर रहना होगा। ऑलराइट, अब तक हमने इंडिया के ग्रोथ ड्राइवर्स और चैलेंजेस डिस्कस करे हैं। अब चलते हैं उन हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे जिन्हें इंडिया को टैप करना होगा ताकि ग्रोथ और एक्सेलरेट हो सके। ये अपॉर्चुनिटीज या थीम्स इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है चाइना +1 थीम। दोनों के काफ़ी कंट्रीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं और इस प्रोसेस में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। इस शिफ्ट की वजह से 2030 तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स $835 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, यानी 2023 से 2030 के बीच लगभग 10% पर एनम की ग्रोथ। इस बैकड्रॉप में एप्पल अपनी प्रोडक्शन चाइना से शिफ्ट कर रहा है और एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन इंडिया में अपने आर्म में $1.5 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये क्लियर दिखाता है कि चाइना +1 थीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी है इंडिया का सेमीकंडक्टर हब बनना। इंडिया का चिप मार्केट 2030 तक $100 to $110 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, जिसका टोटल आउटले अबाउट 76,000 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रीन एनर्जी लीडरशिप। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी अचीव करना, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो पावर शामिल है। इसके साथ ही इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स आइडेंटिफाई किया है। इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन को सेटअप किया गया है। इस मिशन का गोल है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का एनुअल प्रोडक्शन। अगली अपॉर्चुनिटी है स्पेस इकोनॉमी। इंडिया अपनी स्पेस इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज कर रहा है और टारगेट है 2033 तक $44 बिलियन का मार्केट। अब पिछले एक डेकेड में 11,000 से ज्यादा स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स इमर्ज हो चुके हैं। इनमें से 200+ स्टार्टअप्स को इसरो, इन स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग, रेगुलेटरी और इंक्यूबेशन सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा और भी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं फार्मा स्पेस में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और डेटा सेंटर जैसे एरियाज में। इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज पर हमने पहले भी एक वीडियो किया है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो उसे बाद में देख सकते हैं। आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स
और शिप बिल्डिंग ऐसे क्रूशियल सेक्टर्स हैं जहां इंडिया को एक्सेल करना होगा सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर रेडीनेस के लिए। इन 3 थीम्स को भी हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया अपनी ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से एआई के लिए भी एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। ग्लोबल टेक जायंट्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में खड़े हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में एआई के लिए $17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। सिमिलरली गूगल ने $15 बिलियन का कमिटमेंट दिया है और अमेजॉन ने $35 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बताया है एआई, एक्सपोर्ट्स और जॉब्स में। साथ ही ओपन एआई भी इंडिया में एक डेटा हब सेटअप करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। ये क्लियरली शो करता है कि आने वाले सालों में इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का एक मेजर हॉटस्पॉट बन सकता है। इन अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के साथ साथ इंडिया को अपनी ग्रोथ के पोटेंशियल थ्रेट से भी बचकर रहना होगा। आइए देखते हैं वो कौन से थ्रेट्स हैं। सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। इस एरिया में इंडिया के लिए 2 रिसेंट कंसर्न्स हैं, यूएस के साथ टैरिफ टेंशन और एक अग्रेसिव नेबरहुड। इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस फरवरी 2025 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 6 राउंड्स के बाद भी अभी तक फाइनल आउटकम नहीं आया है। यूएस इंडिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। FY25 में इंडिया के यूएस को एक्सपोर्ट्स $86.5 बिलियन रहे। ओवरऑल इंडिया के टोटल गुड्स एक्सपोर्ट का 18% सिर्फ यूएस के पास जाता है। अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगते हैं तो वो यूएस मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को हिट कर सकते हैं। और इंडिया यूएस इशू सिर्फ टैरिफ तक लिमिटेड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी अभी तक काफी वॉलेटाइल रही है और दुनिया भर की कंट्रीज यूएस पॉलिसी चेंजेस को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। यूएस पॉलिसीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा रिस्क है। इंडिया के पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सिक्योरिटी थ्रेट एक्सपोज करते हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए सेकंड थ्रेट देश के अंदर से ही आता है। बढ़ती हुई कम्युनल टेंशंस और बीच बीच में होने वाले कम्युनल क्लैशेस इंडिया के लिए अभी भी कंसर्न बने हुए हैं। ये सिर्फ सोशल इश्यूज नहीं हैं, बल्कि अगर कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो इंडिया को काफी साल पीछे ढकेल सकते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हमेशा से इंडिया के लिए एक रिस्क रहे हैं, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है। इसलिए हाई क्रूड प्राइसेस यहाँ इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं और हाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। FY25 में इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल $137 बिलियन रहा, जो पिछले साल से 2.7% ज्यादा है। ऑफ कोर्स रशिया से मिलने वाला सस्ता क्रूड ऑयल इंडिया के लिए हेल्पफुल रहा है, लेकिन यूएस सैंक्शंस को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा यूएस डॉलर का इंडियन रुपये के अगेंस्ट लगातार स्ट्रांग होना इंपोर्ट्स को महंगा बना देता है, जबकि एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये थी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के कुछ मेजर थ्रेट्स। अब चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन सेक्शन में। आज के टाइम में जब दुनिया ग्रोथ को लेकर स्ट्रगल कर रही है, इंडिया एक होप की तरह सामने आता है। इंडिया अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसका ग्रोथ पोटेंशियल डायरेक्टली इन्वेस्टर रिटर्न से लिंक्ड है, इसलिए इसे टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना जरूरी है। इस वीडियो में हमने पिछले 10 सालों के ग्रोथ ड्राइवर्स, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस और अगले 10 सालों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, सब डिस्कस किया। इस एनालिसिस से एक बात क्लियर है, हेडलाइन नंबर्स से पीछे जाकर देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगले 10 साल इजी नहीं होने वाले, लेकिन होप जरूर है और इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इन सब फैक्टर्स की एक चेकलिस्ट बना सकते हैं और टाइम टू टाइम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एनालाइज कर सकते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का मैक्रो लेवल बेस बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगले 10 सालों में कैसी रहेगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। We'll be back soon with another video. Till then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.